हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जब भी रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि रिवीजन 20-25 मिनट में पूरे चैप्टर का आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो देखिए, अपने पास जो सबसे पहला है, इस चैप्टर का नाम ही है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो पहला है व्हाट इज एसिड्स। एसिड्स क्या होता है? एनीथिंग विच आर सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड्स। जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो खट्टा हो तो उसको हम एसिड कहते हैं। एसिड जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि आया हुआ है लैटिन से। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर, खट्टा। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इनका एक और प्रॉपर्टीज़ होता है कि जब हम लाइकेन, एक पौधा होता है, लाइकेन पौधे से जब हम लिटमस पेपर बनाते हैं, तो ये लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर का काम करता है। ये बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो हमारे पास अगर पेपर में देखा जाए तो दो प्रकार के हमारे पास पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो यदि हम एक हमारे पास सपोज कीजिए कि यहाँ पे एसिड रखा हुआ है और उसमें अगर आप रेड लिटमस ले जाते हो, एसिड रखा हुआ है और उसमें आप रेड लिटमस ले जाते हो एसिड सॉल्यूशन में, तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और वही अगर आप उसमें ब्लू लिटमस ले जाते हो, तो वो जो ब्लू लिटमस है, अगर ये एसिड हुआ सॉल्यूशन तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। सो ये यहाँ पे तो ये हमने समझा कि एसिड्स का ये प्रॉपर्टीज़ होता है कि ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देता है, रेड में कर देता है। अब बात आती है कि तीसरे की, कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन एसिड्स आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर देन इट गिव्स H+ आयन, और यू कैन से H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये H2O से रिएक्ट करके H3O+ आयन बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मूला क्या होता है? H3O+। ओके, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब एसिड है तो एसिड कितने तरह के होते हैं? तो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड वीक होते हैं, जिसमें H+ आयन की संख्या, या कह सकते हैं कि जिसका pH बहुत ज़्यादा होता, pH बहुत कम होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। जैसे कि अपने पास यहाँ पे 3 एसिड दिए गए हैं। एक HCl जो कि हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, पेट में होता है। एक H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और एक HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब बात कर लेते हैं वीक एसिड कौन से होते हैं। जिनका pH जो होता है ज़्यादा होता है, उनको हम कहते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। आपके बुक में एक चार्ट भी दिया होगा जिसमें आप ये पढ़ सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे कि नींबू में जो है वो पाया जाता है एसिट्रिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो यहाँ पर दिख रहा है, ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है गुआवा में पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा उसमें भी रेफ़र कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बारी आती है कि कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, और हम इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में जानकारी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास प्योर एसिड पड़ा हुआ है और आप उसको चाहते हैं उसका पावर कम करें, कहीं पे ज़रूरत है। सपोज़ करो कि H2SO4 है प्योर फॉर्म में, लेकिन बैटरी में डालना है, तो बैटरी में हमें प्योर फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, या बाथरूम टॉयलेट क्लीनर में पहले यूज़ किया जाता था, तो वहाँ पे डाइल्यूटेड यूज़ किया जाता था। तो डाइल्यूटेड बनाते कैसे हैं? तो हम क्या करते थे कि एक हमने बर्तन लिया और उस बर्तन में क्या करते थे कि हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर मान के चलो कि हमने डाल दिया 800 ml, ओके, 800 ml, और उसमें हम 200 ml प्योर जो है एसिड डाला। अब ये बन गया 1 लीटर। 1 लीटर तो बना, लेकिन इसका पावर कितना है? 200 ml जितना ही है, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसका पावर जो है कम हो गया है। ऐसे चीज़ों को कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। और हमेशा याद रखें, कभी भी एसिड को वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर एसिड में डाला जाता है। अगर आपके पास 800 ml
एसिड हो और 200 ml वाटर हो और उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उससे आपका स्किन बर्न हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, हीट प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ ये वल्गरस तरीके से आपके छींटे पड़ जाएंगे, इसके स्प्लैश पड़ेंगे एसिड्स के और आपका स्किन बर्न हो सकता है। तो कभी भी याद रखिए, एसिड को वाटर में डाला जाता है, वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब आप समझ गए कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़े से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, ये क्या चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कंसनट्रेटेड एसिड का क्या मतलब इसने बताया। बोला है कि मोर अमाउंट में एसिड हो और लेस अमाउंट में वाटर हो तो उसको कहेंगे कंसनट्रेटेड। सपोज़ कीजिए आपके पास 1 लीटर अगर एसिड है, लेकिन उसमें 100 ml वाटर मिलाया गया है और 900 जो है पूरा 900 ml उसमें एसिड है और ओनली 100 ml जो है उसमें पानी है, तो किसकी ज़्यादा मात्रा है? इसकी ज़्यादा मात्रा एसिड की। तो अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। ओके, अब डाइल्यूटेड का क्या मतलब है? तो डाइल्यूटेड का यहाँ पे बताया गया है कि मोर अमाउंट में वाटर हो, लेस अमाउंट में एसिड हो। मतलब 1 लीटर में अगर 700 ml जो है वाटर हो जाए, 800 ml और मात्र 200 ml एसिड हो, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड एसिड। अब यहाँ पे कुछ दिखाया गया है आपको करके, क्या चीज़ कि सपोज़ कीजिए ये जो बर्तन जो पॉट में रखा गया है, ये जो है एसिड है, ये एसिड है, ओके, एसिड है। और ये अपने पास जो हैंड में लिया हुआ है हाथ में, इसको हम बोलते हैं ब्लू लिटमस, ब्लू कलर का होता है, ये पेपर होता है। जब एसिड के कंटेक्ट में आएगा तो देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। सेम टू सेम ये भी लेमन जो होता है ऑरेंज, ये खट्टा होता है, ये भी इसमें सिट्रिक एसिड होता है। जैसे ही इसके रस के कंटेक्ट में लेके जाएंगे, सॉल्यूशंस के कंटेक्ट में, ये कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है, लाइन लिख दिया गया है कि लिटमस टर्न रेड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेमन ऑरेंज। ओके, सो अब यहाँ पे बात आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं क्या है। यहाँ पे कहा गया कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। ये याद रख लेना बेटा कि एसिड को जब हम बेस से रिएक्शंस कराते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, और ये सॉल्ट जो मिलेगा हमारे पास, ये खाने योग्य भी हो सकता है और ना खाने भी योग्य हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसका पीएच कितना होगा। अगर ये इसका पीएच न्यूट्रल होगा तो हम खा सकते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट होता है। तो देखिए इसका क्या बोला गया है, एसिड एंड बेस टुगेदर रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शंस को इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड का जो पीएच होता है, बेस का पीएच होता है, दोनों आपस में डिफरेंट होता है। और हमें पता है कि जो 7 पीएच होता है वो हमारे बॉडी के लिए गुड है, या कह सकते हैं अच्छा है। तो ये अगर ये सॉल्ट जो है, अगर इसका पीएच 7 के आसपास बन रहा है तो 7 क्या है? न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एसिड बेस रिएक्शंस करके अगर सॉल्ट बना और 7 के आसपास बना, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे है अपने पास, यहाँ पे ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है क्या हुआ है कि यहाँ पे K+ में टूटता है, OH- में टूटा। ओके, अगेन फिर वो H+ में टूटा, Cl- में टूटा, तो K ने Cl से रिएक्शन करके KCl बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया, और यहाँ पे H2OH जो है H से जुड़ करके वाटर बना लिया, H2O बना लिया। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा रिएक्शंस यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम एसिड का रिएक्शंस किसी मेटल्स के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिया गया है कि मैग्नीशियम लिया हमने और HCl लिया। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। इवॉल्व होने के लिए हम ऊपर की तरफ एरो ऐसे लगा देते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। वैसे ही अगर जिंक ग्रेनुलर्स रखेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैल्शियम के साथ करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बिल्कुल वैसे ही अब तीसरा रिएक्शंस है। थर्ड रिएक्शंस में कहा गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शंस अगर एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अब ये मेटेलिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज़ मेटेलिक एसिड? जैसे कि कोई भी मेटल हो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड है।
और एसिड कोई सा भी हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, CH3COH हो सकता है, तो कोई भी एसिड हो सकता है। उसके साथ रिएक्शंस अगर कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा हमें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक दिया गया है कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और HCl का रिएक्शंस कराते हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड NH2O मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है चौथा नंबर, रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो चीज़ें, तो देखिए कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं CO3, और उससे पहले कोई मेटल आ जाए तो उससे क्या नाम देंगे, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल का तौर पे अगर सपोज करो कैल्शियम आ गया तो हम नाम देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम आ गया तो सोडियम कार्बोनेट। और वहाँ पे फिर एक बोला गया कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब ये हुआ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है और इसको मेटल बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। जैसे अपने पास मेटल कोई आ गया और मेटल के बाद हाइड्रोजन आ गया और फिर CO3 आ गया तो उसका नाम होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है समझेंगे ज़रा। यहाँ पे एसिड हो गया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बना, सॉल्ट बना, CO2 बना, H2O बना। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करता है, या ये क्या देता है तो सॉल्ट देगा, CO2 देगा एंड वाटर देगा। उसी चीज़ को शब्दों में लिख दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों देखते हैं। ऊपर वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम मेटल है तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस कराएगा तो बनेगा हमारे पास सॉल्ट H2O एंड CO2, NaCl बन गया। अगेन फिर आप ये देखेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शंस HCl के साथ कराया गया तो NaCl बना, H2O बना एंड CO2 बना। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक अपने पास कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्शन क्या होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कौन कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चीज़ पास आउट होने देता है। यह एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है या नहीं देता है। तो एसिड जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें H+ आयन मौजूद होते हैं। एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन। क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन करता है प्रोड्यूस, और वो अकेले एग्जिस्ट नहीं रह सकता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए H+ H2O क्या बना, H3O+, है ना, मस्ट। और इसको लिखा ऐसे भी जाता है H+ एक्वस भी लिख देंगे तब भी हो जाएगा, या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे समझ जाइए कि एक pH स्केल होता है, ये होता है 0 से लेकर के 14 तक, ओके। बीच में होता है एक 7P, ये pH स्केल है, pH मान है, जैसे एक स्केल होता है वैसे। अब 0 से लेकर 7 से पहले को हम क्या कहते हैं, एसिड, और 7 से अधिक 14 तक हम क्या कहते हैं, बेस। अगर 0 की तरफ कोई किसी का pH आ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कोई 14 की तरफ जा रहा है pH 7 से अधिक, इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, वी कैन टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड द pH स्केल। ये स्केल होता है, इसके द्वारा हम स्ट्रेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। pH वैल्यू ऑफ एसिड इज़ ऑलवेज लेस देन 7 से हमेशा कम होता है। इस 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से अधिक होगा तो बेसिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बेस। ये बेस क्या होता है, तो जो स्वाद में बिटर लगे, कड़वा लगे, उसको हम कहते हैं बेसिस। हिंदी में इसको कहते हैं भस्म। और जब यही वाटर मतलब कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो होता है अल्कलीज या फिर क्षार कहते हैं। देखिए बेसिस जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, सॉपी होते हैं, टच करने में चिकनेपन होते हैं, सॉप की तरह, साबुन की तरह। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मैंने वहाँ पे बताया था एसिड के लिए, तो एसिड जो होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है बेस, ओके, बेस सॉल्यूशन। अगर आप पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में लीजिएगा तो नहीं करेगा। दे गिव नेगेटिव आयंस। ये जैसे कि एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस,
अब कौन से बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जिनका pH वैल्यू सबसे अधिक होगा वही होंगे। तो यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस कौन से हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अल्कलीज क्या होता है, तो अल्कलीज हम तब कहते हैं जब उसको वाटर में बेस को घोल देते हैं, तो उसको हम अल्कलीज कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षार कहा जाता है। दीज आर बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो बेस अगर घुल जाए पानी में, सोल्यूबल हो, उसे हम अल्कलीज कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि अपने पास जो है रेड जो है लिटमस है, ये बेस है। बेस मतलब चूना भी हो सकता है, यहाँ पे बेकिंग सोडा भी हो सकता है। अगर हम रेड को ले जा रहे हैं तो ये कैसे टर्न कर दे रहा है कलर में, ब्लू में। यहाँ पे साबुन लिया गया है और साबुन जो है गीला करके उस पर अगर रेड लिटमस को ले जाओगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, ब्लू में। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, बेस है, भस्म है। यहाँ पे वही लाइन लिख दिया गया है जो लाइन हमने ऊपर उसके लिए बोला था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। जब हम रिएक्शंस बेस का मेटल के साथ कराते हैं, अगेन फिर उसी के जैसे हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। रिएक्शंस अगर हम फिर जैसे कि एसिड का भी रिएक्शंस हम मेटल से कराते थे तो हमें यही मिलता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रेफरेंस के तौर पे याद कर लीजिएगा, दोनों में मेटल से रिएक्शंस कराने पे हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शंस कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ, तो हमें मिला सोडियम जिंकेट मिला हुआ है यहाँ पे, जिंकेट ऑक्साइड, और साथ में मिला है हाइड्रोजन गैस। ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। और ये भी यहाँ पे लिख दिया है कि बहुत कम ही ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस से। अगर बेस को हमने वाटर में डाला तो क्या होगा, तो बेस को वाटर में डालते ही ये OH आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, और वाटर में अगर सोल्यूबल हो गया मतलब घुल गया तो उसको अल्कलीज भी कहेंगे। देखिए वाटर में डाला तो ये कंफर्म है कि OH आयन प्रोड्यूस करेगा, अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो गया तो उसको अल्कलीज भी कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को H2O में जब डाला गया पानी में तो ये Mg+2 और OH-2 में टूट गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जब बेस का रिएक्शंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा होता है, मतलब मेटल ना हो, नॉन मेटल हो और उसका ऑक्साइड हो। जैसे कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और उसके साथ नॉन मेटल मतलब गैस, कार्बन जो है मेटल नहीं है, और साथ में ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, इसके साथ। यहाँ पे गलती लिख दिया गया, एसिड नहीं होगा, यहाँ पे बेस होगा, ये गलती से लिख दिया है यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड और यहाँ पे होगा बेस। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये एसिड नहीं होगा, यहाँ पे बेस होगा। तो जब बेस के साथ कराते हैं तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना एंड H2O बना। फ्रॉम दिस रिएक्शंस इट इज़ क्लियर दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पे ये बताया गया कि जब हम नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का इस वजह से है यहाँ पे क्योंकि नॉन मेटल को जब हम बेस से रिएक्शंस कराएं तो सॉल्ट क्यों आया, सॉल्ट तो तभी आ सकता है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ओके, ये बोला था। तो जब हमारे पास बेस का रिएक्शंस एक नॉन मेटल ऑक्साइड से कराया जा रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर क्यों मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल है वो क्या है, एसिडिक है नेचर का, मतलब उसका एसिड नेचर है। ओके, ये चीज़ें पता चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या, जैसे कि एसिड से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+N एंड हाइड्रोनियम आयन्स, तो क्या यार इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? जी हाँ, इसमें भी OH आयन मौजूद है, प्रेजेंस है। द बेसिस इन water also conduct electricity as the acid do, as bases also dissociate into hydroxide ions, मतलब OH आयंस में वाटर में ये भी ब्रेक होता है और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्जोथर्मिक वंस, और ये भी उसी के जैसा हाईली एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक मतलब हीट को प्रोड्यूस करता है। आपने कभी चूना को, जो कैल्शियम ऑक्साइड सूखा चूना होता है बोरी में जो लेकर आते हैं, आप पानी में डालिएगा तो देखिएगा वो गर्म हो जाएगा, खदकने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होता है, क्योंकि चूना जो है वो क्या है, बेस है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बेस, पीएच जो वैल्यू जिसका
pH वैल्यू ऑफ बेस इज ऑलवेज लेस, यहाँ पे ये भी मिस्टेक्स है, ये भी देखिए यहाँ पे pH वैल्यू ऑफ बेस इज ऑलवेज मोर देन होना चाहिए, ऑलवेज यहाँ पे लेस की जगह पे क्या होगा, मोर देन 7 होना चाहिए, 7 से हमेशा अधिक होना चाहिए। ओके, सॉरी, सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया था। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, मोर द वैल्यू ऑफ pH इज स्ट्रॉन्गर द बेस विल, जितना ही ज़्यादा उसका वैल्यू pH का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और 14 से ज़्यादा तो होता नहीं है, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग उसका 14 होगा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास है pH स्केल। फिर उसी pH स्केल की बात की जा रही है कि वो होता कैसा है। तो pH स्केल रूलर भी दिखाया गया है किसी बुक में, किसी में D जैसे भी दिखाया गया है, वो डिपेंड करता है। अ स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। pH स्केल क्या है, एक तरह का स्केल है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, इसकी कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना वीक है, इसकी स्ट्रेंथ को, मजबूती को मेजरमेंट करता है। pH का मान मतलब मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स, ऐसे आप समझिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स। द pH स्केल इज मार्क्ड विथ नंबर 0 से 14 तक मार्क होता है। अगर इसकी बात करें तो ऐसे pH स्केल होता है जिसमें कहाँ कहाँ से मार्क होता है, 0 से लेकर के 14 तक, और बीच में 7 होता है जहाँ पे न्यूट्रल होता है। द pH वेरी फ्रॉम 0, तो जो 0 होता है वेरी एसिडिक, 0 जो होगा वो बहुत ही एसिडिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। 7 को न्यूट्रल कहा गया है एंड 14 को वेरी अल्कलाइन कहा गया है, या वेरी बेसिक नेचर कह सकते हैं इसको 14 को। अब यहाँ पे कहा गया हाइयर द pH वैल्यू देन इट विल बी बेसिक, ज़्यादा अगर वैल्यू होगा pH वैल्यू तो वो बेसिक नेचर का होगा, और लोअर होगा 7 से तो वो एसिडिक होगा। यहाँ पे उन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, pH लेस देन 7 एसिडिक नेचर, pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल, और pH ग्रेटर देन 7 इज बेसिक नेचर। ओके, और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है इसका, इस डायग्राम को आप देखिएगा, ऐसे 0 से लेके 14 तक है। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रल पे, तो यहाँ पे 7 पे ये न्यूट्रल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इधर तो ये अल्कलाइन दिया गया है, और 6 से इधर की तरफ 0 की तरफ आते हैं तो एसिडिक नेचर दिया गया है। ये pH स्केल है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में pH वैल्यू जो है वो क्या मायने रखता है, हमारा कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में देखिए क्या है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास एक हथियार होता है, कह सकते हैं वेपन्स होता है, जो होता है फॉर्मिक एसिड। जब उनके कोई एनिमीज उन पर अटैक करते हैं तो वो उससे क्रिएट करके उनसे बचने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जैसे कि मधुमक्खियाँ, एंड जो चींटियाँ होती है रेड, बाइट दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन, वो एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं स्किन में, दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जिससे दर्द होता है और घबराहट या कह सकते हैं अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इफ़ अ माइल्ड बेस लाइक बेड, अगर एक कम पावर का कोई बेस, अगर हम जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, अगर उस अफेक्टेड एरिया पे लगा देते हैं तो हमें तुरंत ही रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो है एसिड को कौन न्यूट्रल कर सकता है, एक बेस जो है वो न्यूट्रल कर सकता है। ओके, पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल, तो देखिए मिट्टी में भी क्या होता है कि प्रत्येक पौधा जो है एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहते हैं कि उस पीएच में ही वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी का पीएच बहुत कम हो गया तब भी ग्रो नहीं करेंगे, अच्छे से सूख जाएंगे, और अधिक होगा तब भी ग्रो नहीं करेंगे, सूख जाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करें, एवरी प्लांट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप नोइंग पीएच ऑफ द सॉइल। अगर एग्रीकल्चर जो एडवाइज़र होते हैं उनसे अगर पूछें तो वो एक एडवाइस करेंगे कि आपको खाद कौन सा देना चाहिए, वो मिट्टी की जांच करके ही खाद दे तो ज़्यादा बेटर होगा, और आपकी फसल भी जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी।
तो इसका मतलब यह है कि पीएच रेंज का यहाँ पे भी यूज़ है अपने जनरल लाइफ में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट में भी HCl मौजूद होता है, HCl सेक्रिएट होते रहता है। ये इसलिए सेक्रिएट होता है कि खाना को डाइजेस्ट करे, और जो भी खाते टाइम पे फूड के अंदर या कच्चे फूड के अंदर फ्रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया या जर्म्स चले आते हैं उनको किल करने का काम करता है। देखिए इसके लिए क्या लिखा हुआ है इसमें, HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक विच हेल्प इन डाइजेशंस ऑफ फूड, जो कि HCl मदद करता है डाइजेशंस ऑफ फूड। एज ड्यूरिंग डाइजेशंस, जब डाइजेशंस हो रहा होता है, पाचन क्रिया हो रही होती है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड्स, तो उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, कॉजेज पेन एंड इरिटेशंस, और अगर ज़्यादा हो गया, आपने कुछ ऐसा कुछ खा लिया जिससे उसको ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ गया, और वो एसिड जो है अब क्या करता है, गैस बनाना स्टार्ट करता है। अगर उसको करेक्ट करना चाहते हैं, टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, पीएच जो उसका जो नीचे चला गया है रेंज, जिसके कारण इरिटेशंस एंड अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो आप, तो उसको फिर न्यूट्रल करने के लिए, जितना होना चाहिए उतना पेट का पीएच लाने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो माइल्ड बेस होता है, मतलब एक साधारण बेस होता है, इज़ यूज फॉर मेडिसिन ऑल्सो, ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसका नाम होता है एंटासिड्स। आपने एसिलक ऐसे करके नाम दवाइयों का खाए होंगे। एज इट रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड और एसिडिटी, और रिज़ल्ट क्या होता है कि वो आपके राहत देता है, आपके पेन, आपके जो इरिटेशंस, उससे कंफर्ट महसूस कराता है न्यूट्रल करके। देन चौथा जो है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। अगर पीएच जो है बढ़ जाए या घट जाए तो उससे दांत जो है टूटने लगते हैं। जैसे कि आपने रात को खाना खाया, खाना कोई मीठा चीज़ खाया और मीठा खा करके आप सो गए, साफ़ नहीं किया, तो उसमें जो है जर्म्स, बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, और एसिड रिलीज़ करने की वजह से आपका जो टूथ है, दांत है, उसको सहन नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हमेशा रेंज में लाने के लिए, माउथ का पीएच कंट्रोल करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टूथपेस्ट या फिर पहले के दातून वगैरह में हुआ करता था। मतलब दातून मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके टहनियों को तोड़कर जो दातून बनता था उससे। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हेन आवर माउथ पीएच लेस देन 5.5 देन आवर टूथ डिके। अगर 5.5 से भी नीचे गिरने लगा पीएच, तो अब जो है वो दांत जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा टूटना। आफ्टर ईटिंग सम फूड पार्टिकल्स एंड शुगर लेफ्ट इन द माउथ एंड विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ द रिलीज एसिड्स। कई बार खाना खाने के बाद शुगर के पार्टिकल्स या कुछ ऐसी फूड्स मुंह में रह जाते हैं जो कि हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो या बच्चे साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो एसिड रिलीज़ करते हैं उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, दस कॉजेज टूथ डिकेइंग, और उनके एसिड प्रोड्यूस करने से जो ये रेंज है 5.5 का वो नीचे चला जाता है, मतलब कम हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, अगर इनसे छुटकारा पाना है तो माउथ को खाना खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, टू प्रिवेंट टूथ डिकेइंग। टूथपेस्ट जो होता है बेसिक नेचर का होता है, आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। और तभी कई बार देखिएगा कि अगर बिरनी या फिर हनी बी काट दे तो तुरंत टूथपेस्ट लगाया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, बेसिक नेचर का है ना, उससे रिएक्शंस करके उसको कम करेगा। नेक्स्ट है लास्ट अपना टॉपिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक रॉक सॉल्ट और एक होता है कॉमन सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट के पीछे क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं द सॉल्ट वी ईट, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इट फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। यहाँ पे बता दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा। सॉल्ट्स जो होते हैं ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। कह रहा है कि सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर सॉल्ट बना और वो किससे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिला करके बना, तो उसका pH जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो उसका लेस देन 7 होगा। क्यों ऐसा होगा कि सपोज़ कीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है ना, एसिड जो आपने लिया वो स्ट्रॉन्ग लिया है ना, पावरफुल, और बेस जो लिया आपने वो ले लिया
कम पावर का, मतलब माइल्ड बेस लिया। तो पावर जिसका ज़्यादा होगा वैसे ही ना नेचर होगा सॉल्ट का। तो जो सॉल्ट रेडी होगा वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा इसका मतलब उसका pH लेस देन 7 होगा, ठीक है। और सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, तो उसका नेचर जो होगा बेसिक नेचर का होगा, और उसका जो वैल्यू होगा, ये वाल्व नहीं होगा, ये वैल्यू लिखिएगा, ये गलती मिस्टेक से टाइप हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी इसको, हाँ ये जो होगा 7 से उसका ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात कि कितने तरह के आखिर होते हैं ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो 2 तरह के होते हैं। रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक। सॉल्ट व्हेन प्रेजेंट इन न्यूट्रल फॉर्म्स एज अ क्रिस्टलाइन मिनरल्स इज रॉक सॉल्ट। मतलब हमें उसमें कुछ मशीनरी वगैरह ये सब कुछ नहीं करते हैं, हम कोई फिल्टर नहीं करते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रल फॉर्म का क्रिस्टलाइन मिनरल्स होता है, उस चीज़ को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये कैसे बने थे, वेन सीज जो समुद्र है जो सूख रहा था धीरे धीरे, उसके बेड रॉक जो है वो फॉर्म हो गए किसमें, सॉल्ट में, और लार्ज ब्राउन क्रिस्टल। और ये जो लार्ज ब्राउन क्रिस्टल के फॉर्म में जब ये हुए तो ये क्यों हुए, क्योंकि समुद्र में जो इम्प्यूरिटी होती है उनके कारण ये ब्राउन हो गए, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने भी देखा होगा, काला नमक, चाट मसाले नमक, ऐसे नाम से जाना जाता है अलग अलग शहरों में, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कॉमन सॉल्ट जो कि ज़्यादा ही पॉपुलर है, टाटा का सॉल्ट, ओके। ये NaCl है, इसमें आयोडीन युक्त रहता है। ये सॉल्ट हुज केमिकल कंपोजिशन मेनली NaCl इज कॉमन सॉल्ट, ओके। और ये टाटा देश का अपना नमक। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्लोर क्या होता है या अल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं। तो जब हम ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसी को कहा जाता है अल्कली प्रोसेस या फिर क्लोर। अब कहोगे ये ब्राइन क्या होता है, नमक के सॉल्यूशंस को ब्राइन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, और NCERT के बुक में ऐसे एक पिक्चर बनाया गया होगा, ऐसे करके पिक्चर, जिसमें से इधर से ब्राइन इधर जा रहा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड जुड़े होंगे, इधर से सॉल्यूशंस निकल रहा होगा, और यहाँ से आपको क्लोरीन गैस निकल रही होगी, इधर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा। ऐसे एक डायग्राम होगा, तो उस डायग्राम को लेकर के फिर इस चीज़ को समझिएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए कहा गया इसमें कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसी चीज़ को ब्राइन कहते हैं। तो उससे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये Na+ और Cl- ये टूटता है ना, और डिकम्पोज होकर के इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लोरीन गैस भी बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलता है। कह रहा है आफ्टर दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस विल बी प्रेजेंट एट द एनोड, ये एनोड पे चला जाता है, और ये चला जाता है हाइड्रोजन गैस कैथोड पे चला जाता है। कैथोड मतलब माइनस, एनोड मतलब प्लस। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशंस फॉर्म नियर कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस कहाँ पे बनता है, नियर कैथोड के। अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे बनाया जाता है, तो जब हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं, जब चूना को गीला कर दिया गया रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है, उसके साथ उसी ब्राइन से जो क्लोरीन निकला था उसका रिएक्शंस कराते हैं, तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में वाटर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ है अब देख लेते हैं। यूजेज इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो टेक्सटाइल का इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल मतलब हो गया कपड़े का उद्योग में, जो कॉटन वगैरह होता है उनको साफ़ करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। मैनी केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, कारखाना में। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये बहुत समय पहले इसका यूज़, और आज के डेटों में भी देखिएगा कहीं कहीं पे कोई पदाधिकारी वगैरह आते हैं तो रोड पे चारों तरफ भी बेकिंग पाउडर गिरा दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर गिरा दिया जाता है, ताकि जर्म्स वगैरह उधर किल हो जाए। कोरोना काल में भी देखिएगा सर्कल वर्कल बनाया जाता था, ताकि उससे जो है बैक्टीरिया जो है डेथ कर जाए, जर्म्स डेथ कर जाए, मतलब ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं कि स्पीड ना हो पाए बैक्टीरिया और जर्म्स किल हो जाए। यूज़ फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, CCl4। अब देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है बेकिंग सोडा का। प्रेपरेशंस बनाया कैसे जाता है, तो बनाने का तरीका यह है कि अगर हम नमक को पानी में घोल दें और उसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ
रिएक्शंस कराएं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही देखिए, नमक लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया, इनका रिएक्शंस कराया तो हमें मिली अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, व्हेन common salt is treated with ammonia in the presence of water and carbon dioxide, baking soda is produced या formed। ओके, इसका यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा का हम यूज़ किचन में अपने करते हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जैसे बेकिंग सोडा या फिर माइल्ड एडिबल एसिड। ये मतलब ऐसा होता है जो कि हम इसको खा भी सकते हैं, है ना। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब दवाइयाँ बनाने में, एसिडिटी को कंट्रोल करने में, और ये आग बुझाने में भी इसका काम किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। और वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा जनरली कपड़ा धोने में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह ये भी यूज़ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम, नाम इसका लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट एंड 10 टाइम्स H2O, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स इसके H2O के भी अगर ऐड कर दिए जाए सोडियम कार्बोनेट में तो वो हो जाता है वॉशिंग सोडा। बनाने का तरीका क्या है? प्रिपरेशन, व्हेन वी हीट सोडा, बेकिंग सोडा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, तो उससे जो है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और व्हेन कंबाइन विथ द एक्सेस ऑफ वाटर देन वॉशिंग सोडा, तो जब ये सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल के साथ एक्सेस वाटर के साथ कंबाइन होता है, 10 मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल, तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। ये रहा। हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को पहले गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। अब फिर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल जोड़े जाते हैं वाटर के, तब हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है? तो इसका ग्लास की इंडस्ट्री, मतलब शीशा बनाने वाले, पेपर की और साबुन की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका फिर बोरेक्स एक सफ़ेद कलर का होता है, कंपाउंड्स होता है, जो कि वेल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, इंडक्शंस ब्रेजिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे बोरेक्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कपड़े साफ में यूज़ किया जाता है, और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक रह गया इसका, मैं सेकंड उस टाइम लास्ट कहा था, ये सेकंड लास्ट था, ये रहा लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहा जाता है, वही जो कि अपने घरों में POP का डिज़ाइन बनता है, या फिर डॉक्टर जब हड्डियाँ टूट जाती है, हाथ टूट जाती है तो प्लास्टर करता है, उसी को कहते हैं POP, जो कि जिप्सम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जिप्सम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स H2O का जिप्सम कहा जाता है, और उसी को सुखा दिया जाता है तो ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं। व्हेन हीट द जिप्सम, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो लगभग अपना 1.5 मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है, बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मतलब होता है आधा, सेमी या हेमी, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड बन जाता है, और दिस इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका रहा तरीका। जिप्सम अपने पास ये होता है कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स H2O, और उसको जब गर्म किया जाता है, यहाँ पे लिखना चाहिए था हीट, है ना, इस एरो के ऊपर गर्म किया जाता है, तो ये अपने पास क्या बनता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, मतलब हेमी मतलब या फिर हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, POP जिसको कहते हैं, और ये निकल जाता है H2O। और फिर दोबारा से जब हम इस चीज़ को फिर हाफ वाटर देते हैं, अगेन ये जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब हार्ड, तुरंत हार्ड हो जाता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर बट ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू हार्ड सॉलिड मास, इसको कहते हैं जिप्सम, अगेन बन जाता है। यूजेज कहाँ पे है? तो जिप्सम का यूज़ डॉक्टर यूज़ करते हैं जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, टॉय बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, और यूज़ फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और घरों में दीवारों को स्मूथ करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए तैयार कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।